फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्पेशल क्लास में। बच्चों, आज मैं बताऊंगा आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में, और ये बी फार्म के सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड यूनिट का चैप्टर है। हम इसके बारे में आज डिफिनीसन, इसके टाइप और इसके साथ साथ कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये सब बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिफिनीसन। हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीसन क्या होता है। Hybridization is defined as a intermixing of set of atomic orbital of slightly different energy, thereby forming a new set of orbital having equivalent energy of shape। ये जो होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इंटरमिक्सिंग होता है, सेट ऑफ एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं साइडली डिफरेंट में, और इसकी जो एनर्जी होती है वो हैविंग इक्विवेलेंट बराबर होती है उसका शेप भी। जैसे अगर ये sp है, ये sp3 है, यहाँ पर जैसे s से बना हुआ होता है, ये क्या है sp है, उसके बाद sp3d, इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। इसकी क्या शेप होती है, इक्विवेलेंट होती है शेप। ठीक, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम जान लेते हैं। द ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन हैव डिफरेंट शेप बट सेम एनर्जी। इसका जो शेप होते हैं वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो सेम होता है। जैसे अभी हम दिखाएं आप लोग को, यहाँ पर दिखाए हैं, ये जो शेप होता है वो क्या होता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इन्वॉल्व ओनली इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, दे नेवर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कहने का ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड यूज होता है, न कि पाई बॉन्ड यूज होता है। अब हम डिफरेंट टाइप के जितने भी हैं, जैसे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन और डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली 5 तरह के होते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बारे में वन बाय वन करके ब्रीफली समझेंगे हम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दिस इज आल्सो नोन एज डायगोनल और लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल एटम इज 180। ये क्या होता है, sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है डायगोनल होता है और लीनियर होता है। अभी आगे फिगर के माध्यम से हम बता देंगे। और इसमें उसके बीच में एंगल होता है, एक एटम दूसरे एटम के बीच में जो एंगल होता है वो 180 अंश का होता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं। वन s ऑर्बिटल कंबाइंड विथ वन p ऑर्बिटल टू गिव द टू आइडेंटिकल ऑर्बिटल कॉल्ड sp ऑर्बिटल्स। मतलब इसमें एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल होता है, दोनों मिलकर के 2 ऑर्बिटल मिलते हैं जिसे हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव 1/2 और 50% s करेक्टर एंड 1/2 और 50% p करेक्टर। जो s और p करेक्टर होता है, जिसकी s करेक्टर सबसे ज़्यादा होती है उसकी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा होती है, और जिसका s करेक्टर ज़्यादा होता है उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। sp में कितना होता है, टोटल 100% होता है। अब 100% में 50% ये है और 50% ये है, तो s का कितना परसेंट है, 50% s करेक्टर है और 50% ही p करेक्टर होता है। अभी हम ब्रीफली समझेंगे। और इसका जो लीनियर होता है, जैसे यहाँ पर प्लेनर होता है, लीनियर जो होता है वो 180 अंश का होता है, यहाँ पर 180 अंश का होता है। और ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसकी जो एंगल यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, सीधे देखिए, यहाँ पर सीधे देखिए क्या है, 180 अंश पे है। अब हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। उसकी एंगल जो होती है वो 120 डिग्री होता है। तो इसमें 1 s करेक्टर होता है और 2 p करेक्टर
होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइंड एंड गिवन 3 आइडेंटिकल ऑर्बिटल आर कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है और उसमें 2p ऑर्बिटल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना sp, s कितना है, s कितना है 1 ऑर्बिटल, p कितना है 2 ऑर्बिटल कम होता है और दोनों का कंबाइन जब करते हैं तो sp2 हाइब्रिडेशन बनता है। इसमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 33% s करेक्टर होता है और 66.7% जो होता है वो p करेक्टर होता है। जैसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आप लोग को, क्या होता है sp2 जो 100% होता है, 100% का अगर s करेक्टर लेंगे तो 1/3 होगा और इसका 2/3 होगा। तो इसका जो आएगा वो 33.3% आएगा और जबकि इसका जो आता है 66.7% होता है एस करेक्टर को। ठीक, देखिए इसका जो शेप होता है ट्राइगोनल होता है, ट्रिंगुलर नहीं है, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अब यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड बनाया गया है ऐसे बनाया गया है, इसके और उसके बीच में जो एंगल होता है इसके और उसके बीच में वो 120 डिग्री होता है। ठीक, अब देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, जिसका एंगल 109.58 होता है, 50 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 1s ऑर्बिटल होता है और 3p ऑर्बिटल कंबाइन होकर बना हुआ होता है, जिसमें 4 आइडेंटिकल ऑर्बिटल होते हैं, जिसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इसका फिगर देख लेते हैं। ये देखिए इसमें sp3 में s ऑर्बिटल में 25% और 25% करेक्टर s करेक्टर होता है और 75% p करेक्टर। जैसे sp3 होता है ना, तो 100% का 25% ये ले लेगा और 75% ये ले लेगा। तो मतलब कि sp3 में s करेक्टर जो होता है वो 25% होता है और p करेक्टर जो होता है 75। जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ, जिसका s करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है उसकी कार्बोकेटाइन, उसकी अल्फा हाइड्रोजन और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर देखिए p है, p का कितना है 75 है और s का कितना है 25 है। और इसके हम स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, कुछ इस तरह शेप में होता है, 3D स्ट्रक्चर बनाया गया हुआ है टेट्रा। और sp3 और इसका देखिए जो एंगल होता है वो इसके बीच में होता है, जो कि 109.5 डिग्री होता है। ठीक, sp3d हम देख लेते हैं। sp3d को हम ट्राइगोनल बाइपिरामिड कहते हैं, जिसका एंगल 90 और 120 होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो एंगल होता है वो 90 और 120 के बीच में होता है और इसमें 1s ऑर्बिटल होता है। वैसे तो s सभी में एक ही होता है और उसमें p3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें 1d ऑर्बिटल होते हैं, जिसको कंबाइन करके 5 आइडेंटिकल ऑर्बिटल बनाया जाता है, जिसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब देखते हैं इसमें s करेक्टर, p करेक्टर, d करेक्टर कितना होता है। sp3d में जो होता है एक 20% s करेक्टर होता है और जिसमें 60% p करेक्टर और d में 20% करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह होता है, डायमंड शेप में, आधा डायमंड की शेप में ऐसे बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल। उसके बाद sp3d और 90 और 120 होता है। जैसे यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं कि देखिए जब इसके और इसके बीच में जब एक बॉन्ड होती है उसे 90 कहते हैं और इसके बीच में 120 का बॉन्ड एंगल होता है। अब देखते हैं हम sp3d2। sp3d2 को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, जिसका एंगल जो होता है 90 और 180 के बीच में होता है। जैसे 90 होता है यहाँ पर ऐसे बना रहेगा, इसके बीच में एक ऐसे बना रहेगा, इसके और इसके बीच में जैसे कि 90 अंश का जो एंगल होता है वो ऐसा होता है और 180 का ऐसे होता है।
तो यहाँ पर देखिए ऐसे बना होगा, फिर उसके बाद ऐसे बना होगा, इसके बीच में जो होगा 90 होगा, और इसके बीच में जो होगा वो 180 का होता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से d2 ऑर्बिटल होते हैं। टोटल मिलाकर 6 आइडेंटिकल ऑर्बिटल बनता है, जिसे हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें देखिए sp3d2 में 1/6 और 16.7 16.7 s करेक्टर होता है, 50% डी करेक्टर होता है, और 33.3% जो होता है पी करेक्टर होता है। ठीक, इसका देखिए ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो डायमंड शेप में होता है। डायमंड आप लोग देखे ही होंगे, ये ऑक्टाहेड्रल जो होता है डायमंड शेप में होता है sp3d2। जैसे मैं यहाँ फिगर बता दिया हूँ, इसके और इसके बीच में जो होता है 90 अंश होता है, इस एंगल के बीच में जो होता है वो 180 होता है। ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो डायमंड शेप में होता है, वो क्या होता है, sp3d2। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, एक हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन हम दो तरह से बताएंगे, दो मेथड से बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d2 है, sp3d है। ठीक, इसके लिए हम दो मेथड बताएंगे, आप लोग को दो तरह से बताएंगे, एक नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से, एक वैलेंसी के मेथड से बताएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मेथड से आइडेंटिफाई हम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फार्मूला है, इसे आपको याद करना है, और इसके कुछ टेबल भी है, टेबल भी आपको याद करना है। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। ठीक, ये एक फार्मूला होगा, जब लोन पेयर नंबर करेंगे, पेयर करेंगे, और उस पर सिग्मा बॉन्ड, दोनों को जब काउंट करेंगे नंबर, तो जो आएगा वही हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ, चार्ट आपको देखना है। जैसे यहाँ पर देखा 2 है, जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 आएगा तो उसे हम sp कहेंगे। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 3 आएगा तो उसे हम sp2 कहेंगे। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 4 आए तो हम sp3 कहेंगे। अगर 5 है sp3d, अगर 6 है तो sp3d2 हम कहेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे तो सबसे इससे अब क्या करते हैं, हम सवाल लगा लेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। अगर कोई पूछे कि NH3 जिसे अमोनिया कहते हैं, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो फार्मूला के बेस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके साथ में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का भी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं N लूइस स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, कितना हुआ NH, नाइट्रोजन कितना होता है 7, उसके बाय कोष में जो होती है वो 2 और 5 होता है, KLMN के बेस पे, तो कितना है 5। तो यहाँ पर एक लोन पेयर दे दिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो कितना बचा 1 2 बच रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो फार्मूला के बेस पे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 1 प्लस सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 प्लस 3, तो कितना हुआ 4। जो 4 क्या हम बताए थे आप लोग को, 4 कितना होता है, यहाँ पर देख लीजिए, 4 क्या है, sp3 है, तो sp3 NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। इसी तरह हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिलहाल हम सवाल लगा लेंगे, दो क्वेश्चन। देखो बच्चों, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। PF3 का हाइब्रिडाइजेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए फास्फोरस जो होता है वो 15 होता है, तो 2 8 5, इसके बायोकोस में कितना है 5 है, तो फास्फोरस 15, 1 2 3 4 5, तो F3 है। ठीक, अब लोन पेयर कितना बचा, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर बचा,
अब देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू कितना हुआ, 4। 4 का क्या बताए थे हम, sp3, 3 1 4, तो क्या हुआ, sp3 हुआ। अब Cl दूसरा सवाल देख लेते हैं हम, ClF3O, इसका कैसे करेंगे, क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, तो 2 8 7, इसके बायो क्वेश्चन कितना होता है, 7। इससे हम लोन पेयर आइडेंटिफाई करते हैं, सेंट्रल एटम Cl, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, F3, एक F, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन कितना बचा, एक लोन पेयर, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो कितना हुआ, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो क्या हुआ, 5। अब 5 के लिए हम क्या बताए थे, sp, 5 के लिए क्या बताए थे, यहाँ पर देखिए 5 के लिए क्या बताते हैं, sp3d, क्या होगा, sp3d। देखिए बच्चों, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और जो डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। इसका वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब और भी हम सवाल करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें नॉलेज होगी। अब अगर ये सवाल है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। अगर क्वेश्चन किया जाए कि कार्बन नंबर 1 पे कितने, कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसके पास कितना लोन पेयर है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे कंप्लीट हैं, तो इसमें 0 लोन पेयर है। हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, सिग्मा। अब सिग्मा करना है, यहाँ पर देखिए 3 1 4, इसका 4 आ रहा है, इसका 2 1 3 1 4, इसका भी 4 आ रहा है, इसका देखिए 1 2 3, इसका 3 आ रहा है, क्योंकि एक पाई है ना। इसका देखिए 2 1 3, इसका भी 3 आ रहा है। तो हम अगर 4 है क्या करेंगे, sp3 4 है ना, इसमें 3 है, तो sp2 चार्ट के बेस पे, जैसे हम जो टेबल बनाए थे उसके बेस पे 3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देख लेते हैं दूसरा मेथड। इस मेथड को हम स्टेप के माध्यम से समझेंगे, स्टेप टू स्टेप। टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी in the molecule is calculated by adding the individual valency of all constituent atom। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी एटम हमारे पास है उसका बाह्य कोश का जो होता है, आउटर सेल का जितना भी मॉलिक्यूल्स होता है जिसकी भी वैलेंसी होती है उसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसके पहले हम निकाले थे NH3 का, कितना आया था, sp3। अब ये वैलेंसी मॉलिक्यूल्स के माध्यम से निकालेंगे। नाइट्रोजन कितना है, 7। नाइट्रोजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। 2 5 कह सकते हैं हम। 5 प्लस ऐड करेंगे, हाइड्रोजन कितना होता है, 1। कितना आइटम है, 3 मल्टीप्लाई 3, कितना आया, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो हमने इसे हम निकालते हैं इसे। अब आगे देखते हैं इसमें स्टेप 2 में क्या होता है। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन 8 देन डिवाइड बाई 8। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 आ रहा है, तो 8 से ज़्यादा आ रहा है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आर आइदर 8 और लेस, अगर 8 आ रहा है या तो 8 से कम आ रहा है तो उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं।
ठीक, जैसे यहाँ पर हम देखे हैं कि यहाँ पर कितना आया हुआ था, 8 आया हुआ है। तो 8 हम क्या करें, 8 क्या है, 8 जो है वो 8 या 8 से छोटा हो उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। या 8 हुआ, 8 से 2 से डिवाइड करते हैं तो यह हुआ 4, कट गया। ये हमारा जो आया कितना आया हुआ है, 4 के लिए हम क्या बताए थे आप लोग को, sp3। देखिए इसमें भी sp3 और इसमें भी sp3 आ रहा है। आप जिस माध्यम से करेंगे वैसे ही जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक, अब आयन के रूप में जो होते हैं हम उसका सवाल देख लेते हैं। ये देखिए Cl(F2O) पॉजिटिव चार्ज, Cl(F3F4) O नेगेटिव चार्ज, जेनॉन OF4, Cl(F3O2). अब अगर हम इसका देखेंगे तो मॉलिक्यूलर के बेस पे देखेंगे, क्योंकि इसका सेल्टन एटम जो होता है वो आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Cl क्या होता है, Cl(F3O) पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्लोरीन 17 होता है, इसके बायो क्वेश्चन कितना होता है, 7। क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7। ठीक, KLMN के बेस पे तो कितना हुआ, 7 प्लस यहाँ पे F कितना होता है, फ्लोरीन 9 होता है, फ्लोरान 9 होता है, तो कितना हुआ 2 और 7, 7 2 9 लिखेंगे। ये कितना मॉलिक्यूल्स है, 3, मल्टीप्लाई 3 करेंगे हम, 7 है यहाँ पर, तो प्लस कितना हुआ, ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 6 कितना हुआ 6। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी को दान दिया है, वो कितना दान दिया है, 1 मॉलिक्यूल्स दिया है, तो यहाँ पर कितना हुआ -1। अब इसे हम जोड़ लेंगे, 7 + 21 + 6 - 1, तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, 7 6 13, 13 1 7 6 13, 13 1 14, यहाँ पर 2 है, 2 1 3, कितना होगा, 3 हुआ। सॉरी, यहाँ पर जो है वो 2 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ ना, 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 7 दूनिया कितना होगा 14, कितना हुआ 7 दूनिया 14। तब हम ऐड करेंगे 6 4 10, 10 7 कितना होगा, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 14 6 20, 20 7 27, 27 में से 1 गए, 26 आया हुआ है। अब देखिए ये क्या है, 8 से ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 26 डिवाइड बाई 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 24, कितना आया शेष। अब इसमें शेष जो आता है उसमें हम 2 का भाग कर देंगे, तो कितना आया, 2 1 के 2, हमेशा लास्ट में जितना शेष आएगा उसमें हमेशा 2 का हम भाग ही करेंगे। कितना आया, कट, ये 3 और ये कितना है 1, तो कितना हुआ 4 के लिए हम क्या बोले थे, sp3 होगा। ठीक, sp3 होगा। अब देखते हैं ClFO- चार्ज, इसका देखते हैं हम। तो क्लोरीन कितना होता है 7, सबसे पहले ये करेंगे। फ्लोरीन कितना होता है, जैसे अभी हम बताए थे 7 बायोकोस में होता है, लेकिन 4 है, 7 मल्टीप्लाई कितना मॉलिक्यूल 4, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 8 बायोकोस में 6। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन वो लिया है, 1 लिया है, तो कितना होगा +1। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 42 आ गया। तो 42 क्या है, जो हमारा 8 से बड़ा है, तो 42 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि 42 8 से बड़ा है, तो कितना होगा 40। यहाँ पर 2 आया, तो हम लास्ट में जो शेष आएगा उसे 2 से हम भाग कर देंगे, तो कितना हुआ 1 हुआ। यहाँ पर 5 + 1 = 6, 6 है sp3d2, क्या हुआ 6 आया हुआ, तो S1p3d2, 3 1 4 4 2 6, तो इसका कितना होगा sp3d2 होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, XeO F4
एक्स ई होता है, इसे हम ऋणांक करते हैं। इसके बाय कोस में जो होता है वो 8 होता है। 8 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है बाय कोस में 6 प्लस फ्लोरीन कितना होता है 9 होता है। उसके बाय कोस में 7 और कितने मॉलिक्यूल्स हैं 4, तो क्या होगा 8 प्लस 6 प्लस 28 टोटल 42 हुआ। अब 42 क्या है 8 से बड़ा है, तो हम इसे 8 के डिवाइडेशन करेंगे। 8 पचे 40, शेष कितना है 2, फिर 2 से क्या करेंगे डिवाइड, 2 के 2, यहाँ पर 6 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। 6 के लिए हम क्या बताए थे, 6 के लिए यहाँ पर देखिए sp3d2, तो क्या होगा sp3d2। अब देखते हैं ClF3 का। ClF3 का मतलब जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज होगा। क्लोरीन कितना होता है 7 प्लस इस क्लोरीन कितना होता है 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। 28 क्या है 8 से बड़ा है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। यहाँ पर कितना आया शेष 4। हम जो शेष आएगा उसमें 2 का भाग कर देंगे, तो कितना हुआ 2 दूनिया 4, तो यहाँ पर कितना आया 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ 3 2 5। अब 5 के लिए हम क्या बताए थे 5 के लिए sp3d, तो इसका कितना होगा क्या होगा sp3d। हम लोग सभी जानते हैं कि जो CH4 होता है जिसे हम मेथेन कहते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अब आइडेंटिफाई करेंगे हम लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, उसके साथ में मॉलिक्यूल वैलेंसी के बेस पे भी। CH कितना होता है कार्बनिक वैलेंसी 0 होती है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, कितना हुआ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4, टोटल कितना हुआ 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा इक्वल टू कितना हुआ 4 के लिए sp3। अब वैलेंसी मॉलिक्यूल के बेस पे हम कर लेते हैं। कार्बनिक वैलेंसी बायोकोस में कितना होता है 4 प्लस यहाँ पर देखिए कितना है 1, हाइड्रोजन को 1 होता है और कितने मॉलिक्यूल है 4, तो कितना हुआ 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अभी हम बताए थे कि अगर 8 हो या 8 से छोटा हो उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 4 दूनिया 8, कितना आया हुआ है 4 के लिए क्या था sp3, इसमें भी 4 आया है इसमें भी 4 आया हुआ है। बच्चों जितना भी ज़्यादा आप सवाल लगाएंगे, जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें।